नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। देहरादून में रक्षाबंधन समारोह का आयोजन, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम धामी ने की शिरकत। कार्यक्रम में मौजूद हजारों महिलाओं को दी गई रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की बारी, राजनीतिक दलों को करनी होगी एक और परीक्षा पास। निर्दलीयों पर टिकी भाजपा और कांग्रेस की निगाहें। पिथौरागढ़ से कांग्रेस नेता ऋषेंद्र महर को सौंपी राष्ट्रीय सचिव पद की जिम्मेदारी। प्रदेश कांग्रेस ने जिसे दिखाया बाहर का रास्ता, हाईकमान ने उसी नेता को बड़े पद से नवाजा। और उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी। 5 अगस्त तक झमाझम बारिश की चेतावनी। अलर्ट मोड पर आपदा प्रबंधन विभाग, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की। देहरादून में रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत मंत्री गणेश जोशी और हजारों महिलाओं ने शिरकत की। इस मौके पर सभी महिलाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी गई। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है और प्रदेश की राजनीतिक दलों को अभी एक और परीक्षा पास करनी है, और वो है जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण की लिस्ट अब जारी कर दी है, जिसके बाद अब बारी है जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुने जाने की। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे पड़ाव की तैयारी। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की बारी। राजनीतिक दलों के लिए दूसरी परीक्षा की है चुनौती। किनके हाथों में रहेगी अध्यक्षों को चुनने की जिम्मेदारी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का फाइनल रिजल्ट आने के बाद गांव की सरकार को लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है, लेकिन इस सियासी दलों के लिए अभी एक और परीक्षा बाकी है, और वो है जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, मगर राजनीतिक दलों की धड़कन तेज हो चली है, खासतौर पर भाजपा और कांग्रेस की, क्योंकि जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में दोनों ही दलों ने जी जान लगाई, मगर बाजी निर्दलीय उम्मीदवारों ने मारी है। दरअसल प्रदेश में 358 जिला पंचायत सीटों में से बीजेपी को 124, कांग्रेस को 106 और निर्दलियों को 128 सीटें मिली है। वहीं 128 निर्दलियों में कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी पार्टी की समर्थित प्रत्याशियों के होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में ये उम्मीदवार जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार दोनों ही पार्टियों को जनता के बीच नहीं जाना है। ये चुनाव थोड़ा अलग तरीके से होगा। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सामान्य निर्वाचन से अलग राष्ट्रपति चुनाव की तरह सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। आसान शब्दों में कहे तो जिला पंचायत अध्यक्ष या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता नहीं करती, बल्कि चुने हुए जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव वही लड़ता है जो पहले से ही चुनाव जीतकर जिला पंचायत में आ चुके होते हैं। जिसके पक्ष में भी सबसे ज्यादा सदस्य वोट करते हैं, उसे जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनाया जाता है। यानी पहले जनता अपने सदस्य को चुनती है, फिर वही सदस्य मिलकर अध्यक्ष चुनते हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वोटिंग के दिन सभी सदस्य को एक एक बैलेट पेपर दिया जाएगा। इस बैलेट पेपर पर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों का नाम होगा। सदस्य अपने पसंदीदा प्रत्याशी के नाम के आगे मोहर लगाकर अपना वोट डालेंगे और मतगणना के बाद प्रत्याशी की जीत की घोषणा की जाती है। फिलहाल जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए आरक्षण की लिस्ट जारी करने के साथ ही आपत्तियां दर्ज कराने के लिए समय दिया गया है। आरक्षण की लिस्ट फाइनल होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग दोनों पदों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, जिसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के पदों पर सियासी दल जोर आजमाइश शुरू कर देंगे, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि जिला पंचायत सदस्यों की सीटों पर दबदबा निर्दलियों का रहा है। ऐसे में अपना जिला अध्यक्ष बनवाने के लिए दोनों ही पार्टियों की नजर निर्दलीय उम्मीदवारों पर टिकी हुई है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
उत्तराखंड कांग्रेस हमेशा से अंतर्कलह का शिकार रही है। आपसी गुटबाजी के चलते पार्टी में हमेशा घमासान देखने को मिलता रहा है। पिथौरागढ़ से कांग्रेस विधायक मयूख महर के करीबी और कांग्रेस नेता ऋषेंद्र पहले ही चर्चाओं में थे, मगर अब कांग्रेस आला कमान के एक फैसले ने उत्तराखंड में बताया जा रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस में हलचल पैदा कर दी है। पूरा मामला क्या है, आइए इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। उत्तराखंड कांग्रेस हमेशा से गुटबाजी का शिकार रही है, जिसका नतीजा ये रहा कि पार्टी में ना तो एकजुटता दिखाई दी और ना ही सियासी जमीन बचा पा रही है। और अब प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है। उसकी वजह है पिथौरागढ़ से कांग्रेस विधायक मयूख महर के करीबी और कांग्रेस नेता ऋषेंद्र महर, जिन्हें उत्तराखंड कांग्रेस ने तो नजरअंदाज किया, लेकिन हाईकमान ने बड़े पद से नवाज दिया। दरअसल निकाय चुनाव में पिथौरागढ़ से कांग्रेस विधायक मयूख महर ने कांग्रेस के खिलाफ बगावती तेवर दिखाते हुए कांग्रेस से अलग अपनी भतीजी मोनिका महर को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारा और खूब जमकर प्रचार प्रसार किया। इसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं को पार्टी से 6 महीने के लिए निष्कासित कर दिया, जिसमें मोनिका महर के पति और कांग्रेस नेता ऋषेंद्र महर को भी पार्टी से 6 महीने के लिए बाहर का रास्ता दिखाया था। वहीं निकाय चुनाव के दरमियान करण महारा ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिथौरागढ़ में कई कांग्रेसी नेता कांग्रेस के विरोध में काम कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच अब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने ऋषेंद्र महर को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव का पद दिया है, जिसके बाद देहरादून से लेकर दिल्ली तक उत्तराखंड कांग्रेस में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये विपक्ष की बात करने का विषय नहीं है। आपने तो ऐसे लोगों को पद में रखा है जिनके ऊपर बड़े बड़े आरोप है। आपने तो जो तड़ी पार किए गए थे उनको राज्य का जो देश का जो है होम मिनिस्टर बना रखा है। आप हमारी बात छोड़ दीजिए, हम अपने परिवार की देख लेंगे। हाईकमान ने जो उचित समझा उसने निर्णय लिया और हाईकमान के निर्णय पे हम लोगों को टिप्पणी का कोई अधिकार नहीं। वहीं इन सब के बीच बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तंज कसने का काम किया। बीजेपी नेता मथुरादत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस में कोई अनुशासन नहीं है, कांग्रेस में अंतर्द्वंद अपने चरम पर है। वहाँ कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस में तो सबसे ज़्यादा पुरस्कृत उसको किया जाता है जो पार्टी की सबसे ज़्यादा खिलाफत करता है, और इसीलिए पार्टी के खिलाफ लड़ने वाले को प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी बना दिया गया। तो ये तो कांग्रेस का अपना मामला है। कांग्रेस में कोई अनुशासन नहीं है। मैं जो बार बार कहता हूँ, कांग्रेस में अनुशासन है ही नहीं। कांग्रेस तो अंदरूनी सिरफटोबल की शिकार है। वो सड़क पर आ रहा है। देखे ना, एक तरफ प्रदेश का अध्यक्ष बाहर कर रहा है, निकाल रहा है पार्टी विरोधी गतिविधि में, दूसरी तरफ केंद्रीय हाईकमान उनको राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी बना दे रहा है। निकाय चुनाव से ही मयूख महर और करण महारा में 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। खुले तौर पर विधायक मयूख महर और उनके समर्थित कई नेताओं के बगावती सुर देखने को मिले। लेकिन अब जिस तरह से हाईकमान ने मयूख महर के करीबी ऋषेंद्र महर को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी है, उसके बाद करण महारा के माथे पर चिंता की लकीरें आना लाजमी है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है? क्या करण महारा से कोई सलाह मशवरा नहीं लिया गया, या फिर करण महारा की पार्टी में चल ही नहीं रही है? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। टनकपुर पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में नौकरी कर रहे युवाओं से कहा है कि बाहर जाकर बर्तन मांजने से अच्छा है कि अपने प्रदेश में वापस आकर स्वरोजगार करें और उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने की दिशा में अपना सहयोग करें। बता दें कि अपने इस विवादित बयान के दौरान पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने डबल इंजन सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री रामी जी ने इतनी अधिक योजनाएं दे रखे हैं कि उन योजनाओं को हमारे नागरिक लें और उनके माध्यम से आत्मनिर्भर बने। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई जाकर के बर्तन न मलें और अपने प्रदेश में वापस आकर के उत्तराखंड को आदर्श प्रदेश बनाएं
मैं इसी दृष्टि से बम्बई छोड़ के आया और इसी दृष्टि से घूम रहा हूँ। और मैं आपको बड़े हर्ष के साथ बता रहा हूँ कि आज प्रदेश में जगह जगह कोई सेव लगा रहा है, कोई कीवी लगा रहा है, कोई मशरूम कर रहा है, कोई डेयरी कर रहा है, और बहनें तो हमारी इस मामले में बहुत आगे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये प्रदेश आत्मनिर्भर होगा, लोग सुखी रहेंगे और पलायन बंद होगा। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। शोधकर्ताओं की माने तो मैदानी क्षेत्र में गर्मियों के वक्त गंगा के प्रवाह में भूजल का योगदान होता है और ना कि ग्लेशियर का। दरअसल बताया जा रहा है कि पहली बार आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने गंगा पर रिसर्च की है। टीम ने गंगा के उद्गम स्थल से लेकर सहायक नदियों का विश्लेषण किया है। आइए इस रिपोर्ट में नजर डालते हैं। आईआईटी रुड़की की शोधकर्ताओं ने पहली बार गंगा पर रिसर्च किया है। वैज्ञानिकों ने ये जानने की कोशिश की है कि गंगा नदी गर्मी और ठंड के महीने में जीवित आखिर कैसे रहती है। बता दें कि उनकी इस खोज में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जी हां, शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि गर्मी के वक्त मैदानी क्षेत्रों में बह रही गंगा में भूजल का योगदान है, न कि ग्लेशियर्स के पिघलने का। वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने गंगा को 3 भागों में बांटकर उसके उद्गम से लेकर सहायक नदियों का विश्लेषण किया। रिसर्च में पता चला कि भूजल नदी के मध्य भाग यानी कि बीच में उसके जल स्तर को 120% तक बढ़ा रहा है, जबकि गर्मियों के दौरान नदी का 58% से अधिक पानी वाष्पीकरण से नष्ट हो रहा है। ऐसे में गर्मियों के वक्त गंगा के प्रवाह पर ग्लेशियर का कोई खास योगदान नहीं होता। गंगा के प्रवाह को समझने के लिए हम लोगों ने देवप्रयाग से लेकर हावड़ा तक मुख्य शहरों और निकटवर्ती एरिया से ग्राउंड वाटर का सैंपल लिया, और उन सैंपलों का जब हम लोगों ने समस्थानिक विश्लेषण किया तो मुख्यतः हम लोगों ने गंगा को 3 मुख्य भागों में बांटा। एक देवप्रयाग से लेकर लगभग बिजनौर के आसपास तक, उसके बाद बिजनौर से लेकर बिहार उत्तर प्रदेश के सीमा तक, और फिर उत्तर प्रदेश बिहार के सीमा से लेकर हावड़ा तक। इन तीन क्षेत्रों में हम लोगों ने समस्थानिकों के आधार पर पाया कि नदी का जो प्रवाह है उसमें जो भूजल है उसकी मात्रा अलग अलग है, और इसके आधार पर हम लोगों ने इसमें ये देखा कि जो बिजनौर से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा तक का जो एरिया है, लगभग 1200 किलोमीटर का एरिया, नदी का ये वाला जो हिस्सा है वो मुख्यतः भूजल द्वारा फीड किया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भूजल गंगा की छिपी हुई जीवन रेखा है। वैज्ञानिकों ने गंगा के घटते जल स्तर पर चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि गंगा का अत्यधिक हो रहा दोहन उसके विनाश की पटकथा को लिख रहा है। लिहाजा नदियों के पुनर्जीवन के लिए जल निकायों का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। रफ्तार मीडिया के लिए रुड़की से अरशद हुसैन की रिपोर्ट। हल्द्वानी में गौला नदी की अप्रोच रोड एक बार फिर से धंस गई है, जिससे बड़ा नुकसान हो गया है। बताया जा रहा है कि पिछले साल की बरसात में भी गौला पुल की अप्रोच रोड के धंसने के बाद एनएचएआई ने करोड़ों रुपए खर्च कर मरम्मत का काम किया था, लेकिन देर रात हुई भारी बारिश के बाद ये अप्रोच रोड धंस गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अप्रोच रोड को मिट्टी डालकर लेवल किया गया था, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि एनएचएआई ने एक बार फिर मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। वहीं मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने हालातों का जायजा लिया है। देखिए, अभी मैंने मौका निरीक्षण किया है और ये एनएचएआई के डीन साहब भी साथ में ही है। तो इनका कहना ये है कि केवल जो पानी के फ्लो से जो जड़ में जो मिट्टी का जो भराव था वो वहाँ है, तो उसको ये फिलअप कर रहे हैं। और जो कंक्रीट का जो मटेरियल है वो भी मैंने मंगवा दिया है, तो उसको भी एक बार फिलअप करवा दें। बारिश के समय में कंक्रीट का काम कैसे हो पाएगा? देखिए, अभी बारिश गिरी हुई है और जितना पॉसिबल होगा हम करेंगे इसको। और जो मिट्टी धसाव का जो मामला था वो खराब टेबल है। पुल को तो कोई खतरा नहीं है? एनएचएआई वाले तो बता रहे हैं कि पुल को कोई खतरा नहीं है, केवल मिट्टी जो लूज जो मिट्टी थी वो ही रही है।
उधर दिनेशपुर पहुंचे एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने थाना परिसर में बन रहे नवनिर्माण स्टाफ रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को जल्द कार्य पूरा करने के लिए कहा। बता दें कि उन्होंने एडिशनल एसपी को बताया कि कई खामियां हैं। उधर एडिशनल एसपी ने जानकारी दी कि एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कुछ कमियों को बताया है, जिसे जल्द दुरुस्त करवाया जाएगा। जब कोई सरकारी बिल्डिंग बनती है तो फिर जो कार्यदायी संस्था है उसको हैंडओवर कार्रवाई करती है। हैंडओवर से पूर्व हमने विजिट कर लिए थे, लेकिन आज एसएसपी सर स्वयं यहाँ आए और इसका मौका बनाना किया गया। जो कमियां हैं वो कार्यदायी संस्था को बताई जाएगी। बहुत छोटी मोटी कमियां हैं, कभी हम जिनको कुछ सामान और लगाना है इसके अंदर, वो विजिट के कार्यदायी संस्था को देंगे, लगा देंगे, उसके अपने हैंडओवर कार्रवाई पूरी होगी। और वैसे पूरा सर ने चेक किया तो साफ संतुष्ट थे। अच्छा, बिल्कुल अच्छी बनी हुई है। बात अब मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 5 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि राजधानी देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल सहित बागेश्वर और उधम सिंह नगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील हो रही है। 3 तारीख को जो है उत्तराखंड में देहरादून और बागेश्वर जनपद है, वहाँ कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। जबकि जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या टिहरी है, नैनीताल जनपद है, यहाँ कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। 4 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। 4 और 5 तारीख को जो अधिक वर्षा के कारण जो चेतावनी है वो ऑरेंज कलर में भी दी गई है। तो 4 तारीख को जो कुमाऊं क्षेत्र है, उनके जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। विशेषकर बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत जनपद है। उधर बाजपुर में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। आलम यह है कि लेवर नदी में उफान आने के चलते कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजपुर बाढ़ की चपेट में है। स्थानीय लोगों की माने तो क्षेत्र का ये हाल हर बरसात में हो जाता है। बावजूद इसके प्रशासन जरूरी कदम उठाने को तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जनप्रतिनिधि भी बाढ़ से छुटकारा दिलाने के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन हालात जस के तस है। बता दें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जिला प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ संयुक्त राहत बचाव कार्य कर रहा है। इस बार भाई साहब प्रशासन ने हमें डुबाने का पूरा प्लान बनाया है। लेवड़ा के दोनों साइड से बंदे बना दिए, हमारा एरिया पूरा छोड़ दिया है। पानी का कटाव पीछे कहीं भी नहीं है, सारा पानी इधर ही बह के आ रहा है। हर किसी के घर में 5-5, 6-6 फीट पानी खड़ा हुआ है इस समय। ना प्रशासन देखने आ रहा है ना कुछ। प्रशासन देखने आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, फोटो खिंचवा के चले जा रहे हैं। जैसे कि हमें सूचना प्राप्त हुई प्रातःकाल में, आज 6-6:30 बजे के आसपास सूचना हमें प्राप्त होने लगी थी। हमारे राजस्व कर्मचारी भी वहाँ मौके पर पहुँचने लगे थे और जैसे ही सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से राज्य सरकार को मिली तो माननीय मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल मुझे भी मौके पर जाने के निर्देश दिए और मैं भी मौके पर आया। जैसा कि मैंने वहाँ पर देखा कि जो बेरिया नदी का पुल है वहाँ से पानी इंदिरा कॉलोनी में घुसा, उसके आगे जगह जगह से जोड़ा नदी का पानी इंदिरा कॉलोनी में घुसा है और इंदिरा कॉलोनी में लगभग 1 फीट से लेकर के 2.5-3 फीट तक पानी गया है। जो मकान की प्लिंथ ज़्यादा नीचे थी उनमें पानी ज़्यादा घुसा है, मलबा भी घुसा हुआ है। जिनकी प्लिंथ ऊपर थी वो 2-4-10 मकान थोड़ा राहत की स्थिति में थे। और अल्मोड़ा में जल संरक्षण और परंपरागत जल स्रोतों को संरक्षित करने का बीड़ा युवा पार्षदों द्वारा उठाया गया और उनकी इस मुहिम का लोगों को भी समर्थन मिल रहा है। बता दें कि रविवार को भी पार्षदों ने कर्नाटक खोला क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया, जिसमें पूर्व दर्जाधारी मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने भी हिस्सा लिया। देखिए, अल्मोड़ा नगर एक ऐतिहासिक नगर है और यहाँ के नौले हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। जितने नौले पहले अल्मोड़ा में 365 नौला हुआ करते थे और आज नौले अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हमारे कुछ पार्षदों ने, युवा पार्षदों ने एक नई मुहिम छेड़ी है जिसके तहत जल संवर्धन, जल संरक्षण और नौलों का संरक्षण ये कार्य किया जा रहा है। इस मुहिम में मुझे भी जुड़ने का सौभाग्य मिला और मैं साधुवाद देना चाहता हूं अपने युवा पार्षदों को जिन्होंने एक नई अलग जगाई है। अल्मोड़ा में पानी की समस्या लंबे समय से रही है और हम लिफ्ट योजना के अंतर्गत कोसी से पानी लिफ्ट करते हैं, पंपिंग योजना के अंतर्गत, और उसके बाद उसका वितरण करते हैं।
रुड़की में चोरी की एक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना बताया जा रहा है कि रामनगर के गली नंबर 6 की है, जहां कोचिंग सेंटर के बाहर एक शख्स रेकी करता हुआ दिखा और आरोपी कुछ ही सेकंड में वहां खड़ी साइकिल लेकर रफू चक्कर हो गया। बता दें कि कोचिंग सेंटर ने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी है। पुलिस आरोपी को जल्द पकड़ने की बात कह रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। देहरादून में रक्षाबंधन समारोह का आयोजन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम धामी ने की शिरकत। कार्यक्रम में मौजूद हजारों महिलाओं को दी गई रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की बारी। राजनीतिक दलों को करनी होगी एक और परीक्षा पास। निर्दलीयों पर टिकी भाजपा और कांग्रेस की निगाहें। पिथौरागढ़ से कांग्रेस नेता ऋषेंद्र महर को सौंपी राष्ट्रीय सचिव पद की जिम्मेदारी। प्रदेश कांग्रेस ने जिसे दिखाया बाहर का रास्ता, हाईकमान ने उसी नेता को बड़े पद से नवाजा। और उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी। 5 अगस्त तक झमाझम बारिश की चेतावनी। अलर्ट मोड पर आपदा प्रबंधन विभाग, लोगों से सावधानी बरतने की अपील।